A very good morning to everyone. This is Navneet Kaur and I am going to teach you paper 2, that is waves and optics. Here first of all we will discuss about our syllabus, that is in unit 1 basically 4 units are there which you will study. Unit 1 includes interference by division of wavefront. Unit 2 is interference by division of amplitude. Unit 3 is Fresnel diffraction and Unit 4 is Fresnel-Fraunhofer diffraction. So basically in 1-2 units you will discuss about interference and in last 2 units we will discuss about diffraction. ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, इसमें 4 यूनिट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस यूनिट 1. यूनिट 1 में क्या है, इसमें हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. ठीक है, सबसे पहले आपके पास इसमें जो डिफाइन आएगी वो है व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. The phenomena of redistribution of light energy obtained by the superimposition of light waves from two coherent sources of light. इसका मतलब क्या है, ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है. सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि सपोज आपके पास एक वेव आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड है y1 और सेकेंड वेव आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड है y2. तो रिजल्टेंट जो वेव आपको मिलेगी वो आपको कैसे मिलेगी, इन दोनों वेव्स का प्लस होके मिलेगी. वो क्या होगा, आपके पास एम्पलीट्यूड y1 प्लस y2. तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, तो पहली जो आपके पास इसकी डिफाइन में टर्म आई है वो है सुपरइम्पोजिशन. जो लाइट एनर्जी मिलेगी वो दो वेव्स के सुपरइम्पोज होकर मिलेगी और वो वेव्स कहाँ से निकलेंगी, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से होनी चाहिए वो वेव्स भी. कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि ऐसे सोर्सेज जो सिंगल लाइट की वेवलेंथ से बने हों और वी कैन से मोनोक्रोमेटिक लाइट से बने हो. इससे पहले आपको ये बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए. पहले हम ये डिस्कस करते हैं फिर दोबारा से डिफाइन पे वापस जाएंगे. आपके पास वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, उसे उसकी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ. कि किसी भी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम में, उसे उसकी क्या बोलेंगे, वेवलेंथ. सपोज हेयर आई हैव प्लॉटेड वन वेव दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डिस्टेंस 0 to 2π और फेस वेव ने कितने का कवर किया है, 0 से लेके 2π तक. यहाँ पर वेव ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 0 से π तक का. अगर पहली वेव ने 0 से π तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर यहाँ तक की बात करें तो वेव ने कितने का पाथ कवर किया है, λ/2 का. और अगर हम आगे चले और वेव π से 2π तक भी चलेगी और टोटल फेस अगर मैं लेती हूँ 0 से 2π तक का, तो पाथ कितना कवर करेगी. अगर हम फेस लेते हैं 0 से 2π तक का तो पाथ कितना कवर करेगी, कंप्लीट साइकिल, दैट इज़ लैम्डा. और अगर फेस लेती हूँ 0 से π, हाफ फेस लेते हैं तो पाथ भी कितना करेगी, λ/2 का. और आगे लेते हैं अगर 0 से π से 2π तक का, तो आपके पास और कितना पाथ कवर हो जाएगा, λ/2 का. तो टोटल पाथ कवर 0 से 2π तक का कितना हुआ, लैम्डा. तो अगर कोई भी वेव 0 से 2π तक का फेस कवर करती है तो उसने पाथ कितने का कवर करेगी, लैम्डा का पाथ कवर करेगी. ठीक है, ये टर्म क्लियर हो गई कि कोई भी वेव जोन सी है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है पर यूनिट टाइम में, उसे उसकी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ. नेक्स्ट है आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कांस्टेंट फेस डिफरेंस. कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होगा, फेस का मतलब एंगल, ऐसे याद रखना. फेस का मतलब क्या होता है, एंगल. वो कह रहे हैं ऐसी दो वेव्स, फेस का डिफरेंस अगर हम कराएं किसी भी दो वेव्स के बीच में किसी भी इंस्टेंट पे, तो थ्रू आउट द वेव जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट. कहने का क्या मतलब है, वेव से समझो, अगर मैं इस 0 डिग्री के एंगल पे देखती हूँ, इसी इंस्टेंट पे इसी वेव को भी देख रही हूँ, तो 0 - 0 क्या आया पाथ, सॉरी क्या आया फेस हमारे पास, 0. तो 0 - 0 डिग्री क्या आया, कांस्टेंट. अगेन अगर मैं इस पाई पे देखती हूँ, π - π, तो भी क्या आएगा, कांस्टेंट. तो बार बार आपके पास किसी भी इंटरवल पे अगर आप इस वेव को इस वेव के साथ एट एनी इंस्टेंट माइनस करवा के देखते हो, अगर इसका फेस अगर वो कांस्टेंट आता है तो आपके पास ऐसी वेव को क्या बोलेंगे, वो वेव कैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कांस्टेंट फेस डिफरेंस का.
सिमिलरली अगर ये कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो आपको किस पे जाओगे, आप कांस्टेंट पाथ डिफरेंस पे। पाथ का मतलब आपने लैम्डा की टर्म्स में बात करनी है, लैम्डा LAMBDA किसकी टर्म्स में बात करनी है, लैम्डा की टर्म्स में। तो इसका मतलब अब हम पाथ की बात कर रहे हैं तो लैम्डा का डिफरेंस देखेंगे। अगर वेव कांस्टेंट फेज से चल रही है तो ऑब्वियसली वो कांस्टेंट पाथ भी तो कवर करेगी। अगर सपोज यहाँ पर 0 डिग्री से चली है ये वेव और दूसरी वेव भी 0 डिग्री से ही चली है यहाँ पर, तो उस केस में अगर यहाँ पे मैं पाथ को भी माइनस करवाऊँगी, इससे कोई भी पाथ कवर नहीं किया, 0 - 0 0। और अगर मैं इस फेज तक पहुँचती हूँ, पाई तक का फेज देखती हूँ, यहाँ तक पर कितने से फेज पाथ कवर कर लिया, λ/2 का। अगर 0 से पाई तक का पाथ देखूँ तो फर्स्ट वेव ने ट्रेवल किया λ/2 का, और यहाँ से 0 से पाई तक का देखें तो सेकेंड वेव ने पाथ ट्रेवल किया अगेन λ/2 का। तो अगर मैं यहाँ से λ/2 माइनस λ/2 करूँगी एट पाई फेज पे तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। तो ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, ऐसी वेव ने कैसा पाथ कवर किया है, कांस्टेंट पाथ डिफरेंस। समझ आ गई बात। तो ये हमारे पास टर्म्स हैं कांस्टेंट फेज डिफरेंस की और कांस्टेंट पाथ डिफरेंस की, इसमें क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, इसी में जो एक और बेसिक टर्म्स पहले डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट इज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ऐसी लाइट वेव जो सिंगल लाइट की वेव से बनी हो उसे क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। द लाइट वेव कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल वेवलेंथ, उसे क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे आपके पास है वाइट लाइट, क्या वो इस एग्जाम्पल में लाई करेगी, नहीं। क्यों, क्योंकि वाइट लाइट जो सी होती है, अगर हम इसको प्रिज्म में से पास करें तो वाइट लाइट हमें पता है ड्यू टू डिस्पर्जन फिनोमिना वो कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, 7 कलर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब वाइट लाइट में जो कितनी वेवलेंस होती हैं, 7 वेवलेंस, तो वो किसके एग्जाम्पल में नहीं आएंगी, मोनोक्रोमेटिक के एग्जाम्पल में नहीं आएंगी। वो किसके एग्जाम्पल में लाई करेगी, वो सिंपल हमारे पास क्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, अगर वो सिंपल आप सिंगल वेवलेंथ की लाइट को कंसीडर करोगे तो आपके पास उसका एग्जाम्पल आता है सोडियम लाइट का। मोनोक्रोमेटिक लाइट का एग्जाम्पल क्या है, सोडियम लाइट। क्योंकि सोडियम लाइट जो होती है वो होती है येलो कलर की और वो सिंगल ही वेवलेंथ की कंसिस्ट होती है। प्योरली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती वो, क्योंकि उसकी भी 2 वेवलेंथ्स होती हैं। आपको 2 येलो लाइंस ऐसे दिखाई देती हैं और उसके बीच में एक ब्लैक लाइन भी दिखाई देती है। तो प्योरली मोनोक्रोमेटिक नहीं है, लेकिन हाँ वो मोनोक्रोमेटिक है क्योंकि उनकी जो 2 वेवलेंथ्स की वैल्यू जो उनसे होती है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के नियर अबाउट ही होती हैं। तो हम मीन ले लेते हैं जब हम प्रैक्टिकल में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऐसी लाइट वेव जो कंसिस्ट होती है सिंगल वेवलेंथ की। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव। मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। सपोज यहाँ पर एक वेव 0 से 2 पाई तक का फेस कवर कर रही है। अगर मैं इस इंस्टेंट पे इस वेव का एम्पलीट्यूड देखूँ तो ये इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द वेव को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो ये सारा हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम चलते हैं इंटरफेरेंस की डिफाइन पे। अब इंटरफेरेंस क्या होता है आपके पास, ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट वेव सुपर इम्पोज होती हैं और वो जो सी लाइट वेव सुपर इम्पोज होंगी वो कहाँ से निकलेंगी, 2 कोहेरेंट सोर्सेज से। ऐसी वेव को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। ऐसे फिनोमेना को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस भी हमारे पास हमें पता है 2 तरह से होता है। एक होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, अगर हमारे पास क्रस्ट, सपोज 2 वेव्स ले ली मैंने यहाँ पर, इन दोनों ने सुपर इम्पोज होना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। रिजल्टेंट हमें नहीं पता अभी क्या मिलेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। जब फर्स्ट वेव का क्रस्ट क्या होता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज क्रस्ट, और ट्रफ क्या होता है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज ट्रफ। सिमिलरली इस वेव का भी ये क्रस्ट है और इस वेव का ये ट्रफ है। जब क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगी और ट्रफ के ऊपर फॉल करेगी तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको कैसा मिलेगा,
मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उस केस में क्या मिलेगा, मैक्सिमम। उस केस में जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या बनेगा, ब्राइट बैंड। तो उस केस को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगा और ट्रफ के ऊपर फॉल करेगा या फिर वेव्स सेम फेस में मीट करेंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, उस केस में स्क्रीन के ऊपर ब्राइट बैंड ऑब्टेन होगा। ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, अगेन आई एम प्लॉटिंग टू वेव्स हेयर। फर्स्ट वेव है, ये मैंने प्लॉट करी है, दूसरी वेव भी आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम फेस की प्लॉट करने की बजाय अब यहाँ पर जो मैं वेव प्लॉट करूँगी, सपोज ये फर्स्ट वेव आ रही है आपके पास और यहाँ पर जो इसके सुपर इम्पोज हो रही है वो इस तरह से आ रही है आउट ऑफ फेस। अब ये क्रस्ट ट्रफ के ऊपर तो नहीं फॉल करेगा जब ये दोनों मीट होंगी, ये क्रस्ट के ऊपर तो नहीं फॉल करेगा, ये क्रस्ट किसके ऊपर फॉल कर रहा है, ट्रफ के ऊपर। इसका मतलब दो वेव्स कैसे मिल रही हैं, आउट ऑफ फेस। तो इस केस में, और यहाँ पर ट्रफ किसके ऊपर फॉल हो रही है, क्रस्ट के ऊपर, तो इस केस में दो वेव्स कैसे मीट कर रही हैं, आउट ऑफ फेस। तो इसमें भी आपके पास जो आउट ऑफ फेस मिलने के कारण यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, मिनिमम हाइट का। तो उस केस में आपके पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ द बीम मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, मिनिमम, जिसके कारण मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलने के कारण आउटपुट में सुपर इम्पोज होने के बाद आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो बैंड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डार्क बैंड ऑब्टेन होगा। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो टर्म्स हमारे पास क्लियर हो गई, फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है आपके पास। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये सारा आप यूनिट 1 में स्टडी करेंगे और ये सारा यूनिट 2 में स्टडी करेंगे, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट करने से पहले वेव फ्रंट की डिफाइन पता होनी चाहिए। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट होता है कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस इज नोन एज वेव फ्रंट। जैसे हमारे पास एक पार्टिकल है, अब पार्टिकल जो है कभी भी अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस नहीं होता, पार्टिकल के पास एनर्जी होने के कारण वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता रहता है। जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो अपनी एनर्जी अपने नेबरिंग पार्टिकल को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये पार्टिकल जब अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और इनके लोकस को जब मैं मीट करवाऊंगी तो मुझे एक वेव की फॉर्म में मिलती जाएगी। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा कि कंटिन्यूस लोकस ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस इज नोन एज वेव फ्रंट। तो वो कह रहे हैं दो तरह से हम इस इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे। एक है कि अगर हम वेव फ्रंट को डिवाइड करा दें दो पार्ट्स में, या तो रिफ्लेक्शन से या फिर रिफ्रैक्शन से। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जब लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। इसमें चेंज ऑफ मीडियम अकर नहीं होगा। और जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो चेंज ऑफ मीडियम अकर होगा, तो उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो इस पूरे यूनिट में आपने अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये पूरे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने यही याद रखना है कि इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में ये दो एग्जांपल लाई करेंगे जिनको हम डिटेल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये दोनों, पूरे 8 मार्क्स में डिटेल में आएंगे आपके पास, जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपने फ़िलहाल इतना याद रखना है कि इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पे 2 एग्जाम्पल्स कौन से हैं, फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एंड लायोड्स मिरर। ठीक है, इसमें हम रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को ये हम नेक्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे कि इंटरफेरेंस हमने पढ़नी है एम्पलीट्यूड ऑफ बीम को क्या करवा कर, डिवाइड करवा के। एम्पलीट्यूड ऑफ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट डिवाइड करवाएंगे इसमें
या तो पार्शियल रिफ्लेक्शन से या फिर रिफ्रैक्शन से। इसमें अब पार्शियल करवानी है, उसमें कंप्लीट थी, इसमें क्या करवाएंगे पार्शियल, या तो पार्शियल रिफ्लेक्शन होगी या फिर रिफ्रैक्शन होगी। अब ये इसी तरह से इसके एग्जांपल्स आपने रन करने हैं। न्यूटन्स रिंग, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी होगा +2 में, ठीक है। तो और इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हैं, न्यूटन्स रिंग के ऊपर, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर के ऊपर तो नहीं करते, लेकिन वेज शेप्ड फिल्म भी इसमें लाई करेगी जो इसका हम करते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, ठीक है। तो फिलहाल आपके सिलेबस में यही है एग्जाम्पल्स जो हम डिटेल में रीड करेंगे। ये भी पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इस यूनिट में पूरा हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। ये भी आपके पास पूरे 8 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया आपके पास, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। इंटरफेरेंस जोन से 2 तरह से होगी, वो तो फिनोमिना था कि 2 फिनोमिना से हो सकता है इंटरफेरेंस आपके पास, कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। अब आपके पास किस तरह से होगी, 2 तरह से टाइप्स होती हैं। लिखनी टाइप्स आपने इसी तरह से कि 2 टाइप अगर पूछिएगी तो टाइप में यही लिखना है, वो नहीं लिखना कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। टाइप से हम क्या लिखेंगे, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और अपने एग्जांपल्स लर्न कर लेने हैं। इसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होगी, इसमें पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अकर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज़ फर्स्ट आर्टिकल ही है हमारे पास, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमारे पास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होगा आपके पास, इसको बनाया था डॉक्टर थॉमस यंग ने। इसको किसने बनाया था, डॉक्टर थॉमस यंग। इसमें क्या होते हैं आपके पास, इसे अगेन इंटरफेरेंस फिनोमेना आकर करवाना है। तो इसे मोनोक्रोमेटिक लाइटली एस सोर्स से पास कर रहा है। अब यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, एक एस सोर्स रखा हुआ है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट कर रहा है। अब इस वेव का अपना क्रस्ट है, अपना ट्रफ है। ये जो मैंने लाइंस मार्क कर रही हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं क्रस्ट को, और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ट्रफ को, ठीक है। आगे इन लाइट वेव्स को मैं इक्वल डिस्टेंस अपार्ट रख रही हूँ 2 स्लिट से, S1 और S2। इसका अगेन अपना क्रस्ट है और अपना ट्रफ है। अब यहाँ से स्फेरिकल वेव्स निकल रही है, स्फेरिकल वेव्स आगे 2 स्लिट्स ली हैं जो 0.5 mm अपार्ट हैं। यहाँ से अपनी वेव निकलेगी, ठीक है। ये भी कोहेरेंट सोर्सेज बन गए। अब 2 कोहेरेंट सोर्सेज क्या हो रहे हैं यहाँ पर, सुपर इम्पोज। यही था ना डिफाइन में कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज आपस में क्या होंगे, सुपर इम्पोज होंगे। और यहाँ पर हमने क्या रखी हुई है, स्क्रीन, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, पैटर्न को ऑब्टेन करेंगे। तो दोबारा वापस आते हैं, एक एस सोर्स से आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, फिर उसके आगे 2 मैंने स्लिट्स और बनाई हुई हैं जो 0.5 mm अपार्ट है। ये आप चेंज नहीं करोगे, ये आपने उतना ही रखना है, 0.5 mm अपार्ट। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है ये। अगेन यहाँ से स्फेरिकल वेव निकल रही हैं, इसका अपना क्रस्ट है, ट्रफ है, क्रस्ट है, ट्रफ है, अगेन क्रस्ट, ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ। जहाँ पर आपके पास सेम वेव्स मीट करेंगी, क्रस्ट के ऊपर फॉल हो रहा है या ट्रफ के ऊपर फॉल हो रहा है, वहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दिया उसको डॉटेड लाइन से। और जहाँ आउट ऑफ फेस मीट कर रही हैं, सपोज ये क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल हो रही है, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है क्रॉस से। यहाँ पर भी क्रॉस बनाया है, यहाँ पर भी क्रॉस बनाया, क्योंकि आउट ऑफ फेस वेव मीट कर रही हैं। जब मैं सेम फेस वाले को मीट करवाऊँगी तो मेरे पास सेंटर के ऊपर हमेशा ही क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट के ऊपर फॉल हो रहा है और ट्रफ के ऊपर फॉल हो रहा है। तो इस केस में आपके पास क्या मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर ब्राइट बैंड ऑब्टेन होगा। और सेंटर पे हमेशा इंटरफेरेंस में ब्राइट बैंड ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जोन से स्लिट्स हैं S1 एंड S2 वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस अपार्ट हैं, इस कारण C के ऊपर क्या बनेगा, ब्राइट बैंड। और अगर इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर जो वेव्स मिलेंगी वो आउट ऑफ फेस के कारण मिलेगा। आउट ऑफ फेस के कारण मतलब क्रॉस के कारण मिलेगा। वेव्स आउट ऑफ फेस मीट कर रही हैं, जिसके कारण आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क बैंड। और इसके नीचे भी जब आप इस क्रॉस वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो डी पॉइंट के ऊपर आपको अगेन क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब सी के ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको क्या मिलेंगे, डार्क बैंड्स। और डार्क बैंड्स मिलने के कारण आपके पास ये किस तरह से बैंड्स बनते हैं, इस तरह से ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन जाती हैं। कैसे बनती हैं,
एक ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क आपके पास कैसे बनती हैं ये फ्रिंजेस, इस तरह से ऑब्टेन हो जाती हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। इसके ऊपर आप फाइनल ईयर में पूरा एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करते हो, ठीक है। और ये जो से फ्रिंजेस होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं हम बीटा से। फ्रिंज विड्थ को हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। समझ आ गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक सोर्स लिया है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेगा, फिर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आगे ट्रेवल कर रही है, आगे दो स्लिट्स ली हैं 0.5 mm अपार्ट, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 0.5 mm। अगेन ये कोहेरेंट सोर्सेज दो प्रोड्यूस हो गए, ये लाइट वेव स्क्रीन के ऊपर क्या बनेगी? सुपर इम्पोज होकर पैटर्न बनाएगी। सेंटर में हमेशा आपके पास क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों तरफ आप क्या करोगे? आपके पास डार्क बैंड मिलेंगे, और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो अगेन ब्राइट बैंड मिलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास, अगर यहाँ सेंटर में इसमें मिलना ही ब्राइट है तो इसके ऊपर डार्क, अगेन ब्राइट, अगेन डार्क, इस तरह से आपके पास ऑल्टरनेट बैंड्स बनते हैं। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस फिनोमेना, जो डॉक्टर थॉमस यंग ने सबसे पहली बार बताया था, ठीक है। तो इसकी थ्योरी अब जो मैंने एक्सप्लेन की है वही इसकी पूरी थ्योरी में आपने लिख देना है, ठीक है। तो और ये भी एक्सप्लेन कर दोगे कि जहाँ पर आपके पास क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रही है वहाँ कंस्ट्रक्टिव बनेगा, जहाँ ट्रफ के ऊपर फॉल कर रही है वहाँ डिस्ट्रक्टिव बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने अलग से इसमें एक और टॉपिक दिया हुआ है कोहेरेंट सोर्सेज का, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। ऐसे सोर्सेज जो लाइट वेव्स कंटिन्यूसली एमिट करते हैं सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी के, और ऐसे सोर्सेज जिनके बीच में कांस्टेंट फेज और क्या होना चाहिए? कांस्टेंट पाथ डिफरेंस होना ही चाहिए। ऐसी दो लाइट वेव जो आ रही हैं जो सुपर इम्पोज होंगी, पहले क्या होना चाहिए? वो सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। सेकंड क्या है आपके पास? क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इज सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जो दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं। सेकंड, उनके बीच में क्या होना चाहिए? सेम फेस और कांस्टेंट पाथ डिफरेंस। ये ही पहली कंडीशन है आपके पास इंटरफेरेंस फिनोमेना की, ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्सेज भी प्रोड्यूस करवाने के अलग अलग मेथड्स हैं, तो इसी में अलग से एक हेडिंग बनेगी, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। तो इसमें आपके पास जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज हैं उसमें हम 4 तरीके से कोहेरेंट सोर्सेज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। वो आपके पास है, फर्स्ट इज लायोड्स सिंगल मिरर, ठीक है। फर्स्ट इज लायोड्स सिंगल मिरर, सेकेंड इज फ्रेस्नेल्स डबल मिरर, ठीक है। एंड देन थर्ड इज फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, एंड फोर्थ इज बिलेट्स स्प्लिट लेंस, ठीक है। इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे बट इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। Thank you.